बहुत बढ़िया। हाँ, तो एक बार थोड़ा हाँ फिर से बता दो मोहित, है ना? हाँ हाँ। अब की क्या तो प्रोसेस है, जैसे ये ही सभी लोग क्वालिफाई किए हैं इसमें, तो आप उसके मुताबिक अभी रिजल्ट ही आया है, तो आप बता दीजिए। ओके, तो जैसे ही, तुमको मेल आता है कि तुम एलिजिबल हो, तुम क्वालिफाई कर चुके हो टीआईएफ एग्जाम, तो तुम एलिजिबल होते हो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो मुंबई में जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस है टीआईएफआर का, वहाँ पे एनसीबीएस बेंगलोर में और टीसीआईएस हैदराबाद, ये तीनों टीआईएफआर के ही इंस्टीट्यूट्स है, हैदराबाद, बेंगलोर और मुंबई में। इन तीनों का कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो तुम सबमिट करते हो, और वो एप्लीकेशन फॉर्म तीनों जगह जाता है। एंड देन अब वो तीनों इंस्टीट्यूट इंडिपेंडेंटली इंटरव्यूज के लिए सिलेक्ट करते हैं लोगों को। जैसे मैंने जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, तो मेरे केस में मुझे मुंबई से इंटरव्यू के लिए कॉल आया था और हैदराबाद से आया था, लेकिन बेंगलोर से नहीं आया था। तो अब इंटरव्यू के लिए किस किस को सिलेक्ट करना है उस एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे वो इंडिपेंडेंट डिसीजन रहता है हर इंस्टीट्यूट का। ठीक है, इस एप्लीकेशन फॉर्म में वो लोग एक तो तुमसे सारे मार्कशीट्स वगैरह का प्रूफ मांगते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, ताकि उनको पता रहे कि तुम्हारा क्या सीजीपीए वगैरह है और क्या क्या कोर्सेज तुमने किए थे अपने बैचलर्स में। और उसके अलावा एक एसओपी मांगते हैं। ठीक है, तो एक प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं कि ये जानने के लिए कि तुम्हारा रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई कैंसर रिलेटेड वर्क करने में इंटरेस्टेड है, तो फिर वो रिसर्च प्रपोजल में एक कोई भी अनएक्सप्लोर्ड या फिर अनएड्रेस्ड क्वेश्चन, कोई भी ओपन क्वेश्चन कैंसर से रिलेटेड कुछ ऐसे हाइपोथेसिस वगैरह बना के तुम ये बताओगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए तुम क्या एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ट्राई करोगे। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तुम कैसे कैसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हो, क्या आउटकम एक्सपेक्ट करते हो, वैसे एक रिसर्च प्रपोजल तुमको देना होता है। ठीक है, इस बेसिस पे तुमको ये आइडिया लगता है कि तुमको किस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी कैसी है, कि कोई भी एक्सपेरिमेंट्स को लेके तुम कैसे मतलब कोई भी रिसर्च वर्क को लेके तुम कैसे एक्सपेरिमेंट्स प्लान करते हो, तुम क्या हाइपोथेसिस वगैरह क्रिएट करते हो और इसको एड्रेस करने के लिए क्या क्या अप्रोच यूज करते हो, वो सब जानने के लिए वो लोग रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं। और इन सब बेसिस पे वो आगे इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंटरव्यू में किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछेंगे वो उन पे डिपेंड करता है टोटली। कुछ लोग होते हैं जो खाली तुम्हारे मार्कशीट्स के बेसिस पे देखते हैं कि तुमने कौन से कोर्स वर्क किए हैं, एंड तुम्ही से पूछ लेंगे कि तुमको किस तरह के कोर्स वर्क में इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट था, एंड उसके अकॉर्डिंगली पूछ लेंगे। कुछ लोग सिर्फ रिसर्च प्रपोजल के बेसिस पे पूछेंगे, ये जानने के लिए कि तुम्हारा एप्लीकेशन जो भी तुमने पढ़ा है उसको तुम कैसे अप्लाई करते हो, वो सब जानने के लिए। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म तुमको सबमिट करना होता है, उसका एक पर्टिकुलर डेडलाइन होगा। उसके अलावा जो बाकी सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे कि एनबीआरसी हो गया, आइसर पुणे हो गया, आइसर कलकत्ता और बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स, आरसीबी वगैरह, उन केस में क्या होता है कि कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स के तुम्हारे पास सामने से मेल आएंगे। ठीक है, कि तुम एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, और उनका भी एप्लीकेशन फॉर्म का डेडलाइन होगा और ऑलमोस्ट सिमिलर रिक्वायरमेंट्स ही होगी, वही मार्कशीट, रिसर्च प्रपोजल एंड मे बी बाकी रिकमेंडेशन वगैरह, रिकमेंडेशन लेटर्स भी मांगते हैं। जैसे टीआईएफआर के केस में जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें तुमको किसी भी 2 फैकल्टी से रिकमेंडेशन लेटर भी देना होता है, इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाना होता है, पहले सबमिट नहीं करना होता है, इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाना होता है। ठीक है, तो ये सिमिलर रिक्वायरमेंट्स बाकी सारी जगह भी होंगे। अब कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स के सामने से मेल आते हैं, कुछ में तुमको चला के अप्लाई करना पड़ता है, चेक करके कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेडलाइन क्या है। जैसे ये टीआईएफआर के एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा मुझे एनबीआरसी से, आरसीबी से और आइसर पुणे से सामने से मेल आया था कि तुम एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए क्योंकि तुमने क्वालिफाई किया है। लेकिन आइसर कलकत्ता, आइसर मोहाली, इन सब जगह अलग से अप्लाई करना पड़ रहा था। वो सामने से मेल नहीं करेंगे, तुमको खुद उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करना होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेडलाइन वगैरह क्या है। एंड देन जरूरी नहीं है कि तुमने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया तो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करेंगे तुमको। वो एप्लीकेशन फॉर्म को स्क्रीन करके उसमें से थोड़े बहुत लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर इंस्टीट्यूट में 10-12 सीट की वैकेंसी है, अगर 10-12 जन को वो रिक्रूट करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 200-250 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। एंड उसमें से नॉर्मली 2 राउंड में होते हैं इंटरव्यूज। अब इंटरव्यूज के टाइमिंग भी अलग अलग होते हैं। जैसे जितना मुझे याद है हमेशा से ऐसा होता आ रहा है कि मुंबई वाला जो है टीआईएफआर मुंबई, उधर इंटरव्यूज बहुत पहले होते हैं
ठीक है। जैसे तुम्हारे बैचलर्स के फाइनल एग्जाम्स खत्म होंगे, उसके जस्ट बाद में आई थिंक मार्च एंड या फिर अप्रैल के आसपास में इंटरव्यूज हो सकते हैं, वो अपने आप को मेल आ जाएगा। ठीक है। और एनसीबीएस के इंटरव्यूज मई एंड के आसपास होते हैं, और हैदराबाद के भी उसी टाइम के आसपास होते हैं, मई की स्टार्टिंग में या फिर ऐसा। कुछ कुछ इंटरव्यूज ओवरलैप भी कर सकते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो जब मैं इंटरव्यूज देने गया था तब इंटरव्यूज सिर्फ ऑफलाइन होते थे, मुझे इंस्टीट्यूट जाके इंटरव्यूज देने होते थे। कोविड के बाद से इंटरव्यूज ऑनलाइन होने लगे थे, तो अब जाके कुछ कुछ इंस्टीट्यूट वापस ऑफलाइन पे शिफ्ट हुआ है, कुछ अभी भी ऑनलाइन कंटिन्यू करता है। तो अगर ऑनलाइन कंटिन्यू हो रहा है इंटरव्यूज, तब तो तुमको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर सेम डे भी 2 अलग अलग इंस्टीट्यूट के इंटरव्यूज चल रहे होंगे तो फिर भी तुम मैनेज कर पाओगे, क्योंकि तुमको ऑनलाइन इंटरव्यू देना है। लेकिन अगर तुमको वेन्यू पे जाके इंटरव्यू देना रहता है, तो फिर वो तुमको चूज करना पड़ता है कि तुम सारे तो अटेंड नहीं कर पाओगे, और अगर डेट्स क्लैश कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो तुम उनको मेल करके रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अगर वो रीशेड्यूल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर तुमको चूज करना पड़ेगा कि तुम कहाँ पे जाओगे इंटरव्यू देने। ऐसा, जैसे मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मैं आईसर पुणे के लिए जब इंटरव्यू देने का जो मेरा डेट था, उसी टाइम पे मेरे कॉलेज की फाइनल एग्जाम्स थी। ठीक है, एक्सटर्नल एग्जाम्स थी। तो फिर मैंने उनको मेल किया था कि मेरी एग्जाम्स की शेड्यूल, उनको एग्जाम का शेड्यूल भेजा और उनको बताया कि मेरी फाइनल एग्जाम इस दिन है, तो मैं इंटरव्यू के लिए नहीं आ पाऊंगा। तो फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू 1 महीना पहले रीशेड्यूल कर दिया। तो फिर मैं लकीली इंटरव्यू भी दे पाया था, एंड एग्जाम्स में भी प्रॉब्लम नहीं हुई, एंड मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो अगर उनके लिए फिजिबल होगा तो फिर वो रीशेड्यूल भी कर सकते हैं, वरना फिर तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। तो और हाँ, मतलब ये बेसिक पैटर्न है। इन जनरल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है, उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज 2 राउंड में होते हैं, एंड देन तुम्हारा सिलेक्शन होता है। अभी किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। हाँ, क्वेश्चन पूछो, अब आपका कोई हो, ये नॉर्मल स्टेप हुआ। क्वेश्चन किसी का कुछ है तो पूछ लीजिए, पूछे। हेलो निर्भय। सर, अगर जे हमारे को जैसे खुद अप्लाई करना है ना किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके, तो हमारे पास तो जैसे बाकियों के स्कोर कार्ड वगैरह आते हैं, इसका कोई स्कोर कार्ड वगैरह नहीं, तो वो कैसे हम ऐड कर पाएंगे अपना वहाँ पे कि हमने ये क्वालिफाई किया है? ओके, तो हाँ, टीआईएफआर के केस स्कोर कार्ड नहीं मिलता है ना, उसमें वो लोग मेंशन भी नहीं करते हैं कि तुम्हारा क्या मेरिट रैंक है, वो सब भी नहीं मेंशन करता है। लेकिन तुम क्वालिफाई हुए हो, इसका मेल। अच्छा, एमएससी एग्जिट ने, लेकिन इंटीग्रेटेड है ना? हाँ, इंटीग्रेटेड है। मैं एमएससी एग्जिट की बात कर रहा हूँ। एमएससी एग्जिट आईसर पुणे में अवेलेबल है कि तुमने इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए ज्वाइन कर लिया, फिर 1-2 साल बाद तुमको लगा कि नहीं, मुझे मास्टर्स के बाद एग्जिट लेना है, मुझे पीएचडी यहाँ से कंटिन्यू नहीं करनी है, फिर ऐसा कुछ भी कारण से, तो वो एग्जिट का ऑप्शन डीवीएस मुंबई में अवेलेबल है, आईसर पुणे में अवेलेबल है, शायद एनवीआरसी में भी है। बाकी जगह का वेबसाइट पे पता करना पड़ेगा, वो तुम एक बार चेक कर लेना। ओके, थैंक यू। और किसी कुछ क्वेश्चन सर, है? ये एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, हाँ सर, ये एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। जैसे उसमें पूछा है आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया या नहीं किया, बट अगर मेरा पब्लिश नहीं किया, बट मेरा काम चल रहा है उस पे, और हो सकता है फ्यूचर में पब्लिश करूँ, तो वो मेंशन करना चाहिए फॉर्म में? वो फिर मेंशन नहीं करना चाहिए। अगर वो बायो आर्काइव में सबमिट हुआ होगा ना, अगर किसी जर्नल में, भले ही पब्लिश नहीं हुआ हो, सबमिट हुआ हो, रिवीजन में चल रहा है, रिव्यू चल रहा है, तो फिर भी तुम मेंशन कर सकते हो। बट अभी अगर काम चल रहा है तो वो चीज मेंशन नहीं कर सकते हो। वो देखो कि अभी 1-आध महीना में सबमिट हो जा रहा है तो ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा ना सबका। यस सर, 17 मार्च तक है, लास्ट 19 मार्च तक। अच्छा, सबका 19 मार्च तक सारे का है डेट, उसके बाद नहीं है ऐसा? 17 मार्च है सर एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट, मतलब जितने भी टिफर वाले हैं ना। हाँ हाँ, जैसे जितने अभी भी बताया कि सबका अलग अलग है, तो सबका डेट टिफर का हाँ नहीं, टिफर का 17 मार्च है, टिफर बैंक का का अलग सर, से। टिफर। लेकिन बाकी भी तो है भाई, आइसर है ना। उसका सर अभी आया ही नहीं एप्लीकेशन फॉर्म में। हाँ, इसीलिए तो हाँ, टाइम है ना, हाँ, सबका अलग अलग टाइम में। उसमें टिफर टाइम का है। ठीक है, टिफर का दूसरा, उसमें एसओपी लिखने का देखो अच्छा से, दूसरे का भी निकलेगा। तब तक अगर आपका सबमिट हो जा रहा है पेपर या कुछ ऐसा, तो वो आपको पॉइंट हो सका उसका। लेकिन जरूरी नहीं कि आपका पब्लिश हुआ तो वही एक सोल क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का, वो भी नहीं है। ये मेरा स्पेकुलेशन है, हो सकता है ऐसा हो या नहीं हो, लेकिन जितना मैंने मतलब ऐसा नोटिस किया, एनसीपीएस वाले एसओपी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और उसके बेसिस पे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, और टिफर
मुंबई और हैदराबाद के केस में मेरिट या फिर बाकी चीजों को शायद ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगता है, बट ऐसा फॉर वो श्योर नहीं है ऐसा। तो एसओपी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ कुछ इंस्टीट्यूट सिर्फ उसकी बेसिस पे उसको ज्यादा प्रायोरिटी देके इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करते हैं ऐसा। लेकिन एसओपी मांगता तो सब है ना? मांगते ज्यादातर सभी है। इस बार मांगा नहीं है सर एनसीबीएस ने, टिफर ने नहीं मांगा इस बार, इनके एप्लीकेशन फॉर्म में एसओपी दिया ही नहीं है। नहीं है सर एप्लीकेशन, एक बस रिसर्च के रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन है सर शायद से कि आपको पीएचडी क्यों करना है, वो है। अच्छा, वो एक और एक है कि कौन सा क्लासिकल एक्सपेरिमेंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया उसके बारे में लिखना है। ओके, बस वही दो। ओह अच्छा, तो हो सकता है इन्होंने चेंज किया हो, बट ठीक है, फिर भी तुम प्रिपेयर्ड रहना। हो सकता है इंटरव्यू के टाइम पे कुछ कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे रिकमेंडेशन लेटर मांगा है क्या अभी? 2 रेफरी के नाम हाँ बोले सर, ईमेल दिया है। ओके ओके, ठीक है, तो 2 रेफरी का जो है वो तो उनको डायरेक्टली ऑनलाइन फॉर्मेट में सबमिट करना होता है, लेकिन उसका फिजिकल रिकमेंडेशन लेटर का कॉपी वो लोग इंटरव्यू के टाइम पे मांगते हैं। तो इंटरव्यू के टाइम पे हो सकता है कुछ कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो मे भी एसओपी का तब मांग ले ये लोग। बट हमारे केस में जब मैंने अप्लाई किया था तब एप्लीकेशन फॉर्म में ही एसओपी सबमिट करना था, ठीक है। तो तुम्हारे इस बार नहीं है तो ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंग तुम जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कर सकते हो। और सर एक और डाउट था, जैसे हमारे को अभी 10th क्लास का रैंक तो अभी याद नहीं कि क्लास में कौन सा रैंक आया था, तो उसमें क्या डालें फिर? तुम्हारा कौन सा बोर्ड था? सीबीएसई था सर। तो सीजीपीए तो होगा ना तुम्हारे पास, मार्कशीट का कोई तो प्रूफ होगा। मतलब परसेंटेज है पर वो नहीं है, रैंक नहीं, रैंक अलग से पूछा है उसमें, रैंक कौन सा आया था तुम्हारा? रैंक पूछते हैं क्या? रैंक तो रैंक में क्या आएगा? मुझे तो ऐसे याद नहीं कि 10th में ऐसे कुछ रैंक होते थे। सर मार्क्स, परसेंटेज, रैंक और क्लास डिवीजन ऐसा कुछ पूछा है। तो रैंक में अगर लेकिन इसका नहीं है सेकंड थर्ड होगा तो ही मेंशन करना होगा ना, बाकी तो वो ऑप्शनल सेक्शन है, फिर मैंडेटरी है? ऑप्शनल ऐसा कुछ नहीं लिखा, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं सर। तो किसी किसी में नहीं है सर, स्टार में क्वेश्चंस में नहीं है क्या ऐसा कुछ? ओके, तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। आई थिंक परसेंटाइल या फिर परसेंटेज या सीजीपीए अगर तुम मेंशन कर रहे हो तो वो इनफ होगा, क्योंकि रैंक का मुझे खुद को याद नहीं है ऐसा कुछ। मेरे को तो याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कुछ सबमिट किया था, या फिर 10th में से रैंकिंग होती भी थी वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि रैंक तो स्कूल रैंक होते होंगे ना। नहीं सर, 10th-12th में तो अनाउंस भी नहीं करता सीबीएसई, पर हाँ, जैसे सीबीएसई की तरफ से कोई है अनाउंसमेंट हमारा, नहीं होता, स्कूल रैंक होता होगा मे बी। और स्कूल रैंक आई डोंट थिंक इतना जरूरी होगा इनके लिए। ओवरऑल तुम्हारा सीजीपीए या फिर परसेंटाइल या परसेंटेज ही मैटर करेगा। यस सर। पर सर बीएससी में जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी जब रिजल्ट पब्लिश करती है ना, तो वो टॉप 50 स्टूडेंट्स का लिस्ट भी पब्लिश करती है साथ में। ओके ओके, वो रैंक अगर मेंशन करना है क्या यहाँ पे? वो तो अगर बीएससी वाला ऑप्शन है, अगर बैचलर्स वाले में ऑप्शन है रैंक देने का तो फिर मेंशन कर दो। और फिर जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह है तो उसमें वो बोर्ड वगैरह तो नहीं लिखना है ना फिर कि कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराती है? समझा नहीं, वापस निर्भय क्वेश्चन साफ से बोलो ना सर। जैसे हमारी जैसे पारुल यूनिवर्सिटी है ना, उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने कौन से बोर्ड से दिया, तो पारुल यूनिवर्सिटी कौन से बोर्ड के अंदर आएगी फिर? अरे यार बोर्ड पूछा जाता है 10th बोर्ड तो खाली स्कूल के लिए होगा ना, BSc 10th और 12th के लिए। बीएससी के लिए बैचलर्स के लिए थोड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बोर्ड होगा। बोर्ड आपका जो 12 किए 10th किए उसका होगा, ग्रेजुएशन बोर्ड नहीं करता है। ग्रेजुएशन हमेशा ही यूनिवर्सिटी करते थे, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना। वही। हेलो निर्भय, यस सर, यस सर। वहां एक कॉमन फॉर्म वो बनाते हैं, बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी लिखते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना बीएससी में ना। और कुछ क्वेश्चंस हैं? ठीक है, इतना कॉमन क्वेश्चन हो गया। बाद में अब आपको कुछ लगेगा विशेष तब आप फोन करिएगा,
या डिस्कस करिएगा, क्योंकि नहीं तो एक ही चीज के लिए सब लोग अलग अलग फोन करते तो अच्छा नहीं होता, बाकी लोगों को भी पता चला और आपका और भी कुछ हो डिस्कशन तो आप एक बार जहां एसओपी है एसओपी लिखो, फॉर्म भरना फॉर्म भर दो, फिर एक बार देखेंगे इंटरव्यू के प्रिपरेशन, इंटरव्यू तक अगर पहुंचोगे तो एक बार देखेंगे इंटरव्यू के लिए कुछ है ना, टिपिकल क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे, है ना। हेलो, कैमरा ऑन करो, सब कोई कैमरा ऑन करो तो। यस, रुसिता, अच्छा पायल, हेत, और कौन कौन है, प्रीति, श्री जी, पृथ्वी, कौन बच गया भाई, कैमरा ऑन करो। सुमित, ये क्यों नहीं कर रहे सब? प्रीति शर्मा, और कुछ पूछना है? किसी कुछ पूछना है? ठीक है, नहीं सर, अभी फिर से आप मेरे बेटे के बिहाफ पे मैं कर रही थी, कल उसका एग्जाम है यहाँ, वही मुझे लगा थोड़ा चेहरे से। अच्छा, तो वो आया था क्या यहाँ क्रैश कोर्स में हमारे यहाँ? नहीं, वो काम तरसाड़िया में नहीं किया था सर, उसने वीएनएसयू में ही अटेंड किया था सर। अच्छा, उसका हुआ है टीआईएफआर में? जी सर। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ओके, मुझे वो लगा उसमें, लेकिन क्या बहुत सारे 100 बच्चे का नाम कहाँ से याद होगा। जी ठीक है मैडम, है ना। और भी कुछ होगा? ये मोहित आइसर में कर रहे पीएचडी, है ना? जी, नहीं बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था सर, बहुत अच्छा लगा जी। ठीक है ओके। चलो, और किसी का कुछ होगा तो पूछ लेना, है ना। मेरा एक क्वेश्चन था, बिकॉज मैं अभी आईआईटी गांधीनगर में इंटरव्यू देने के लिए जाने वाला हूँ। हाँ, बोलो। फॉर एमएससी पर्पस। सो मैंने है ना एक रिसर्च सर्वे किया था बिहेवियरल पैटर्न पे, मतलब न्यूरोलॉजी की फील्ड के अंदर। सो मेरा वो कंप्लीट हो गया है, पर उसका थर्ड पार्ट जो है अभी बाकी है। दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या मैं वो शो कर सकता हूँ? मतलब उसमें यूनिवर्सिटी की स्टैम्प भी लग चुकी है एंड थर्ड पार्ट बाकी है। तुम ये प्रोजेक्ट कर रहे हो वहाँ पे या फिर क्या है ये, मतलब रिपोर्ट है एक तरह से, मतलब रिसर्च रिपोर्ट है, मतलब एमएससी न्यूरोलॉजी के अंदर है। सो उसके इंटरव्यू है, तो उसमें मैंने ये कंप्लीट किया, 3 पार्ट में मैंने इसको रखा है, एडिशनल किया है ये। तो क्या मैं शो कर सकता हूँ उसके इंटरव्यू में? क्यों नहीं शो कर सकते हो? अगर वो पूछे कर सकते हो, ये डॉक्यूमेंट अपने साथ रख सकते हो, ठीक है। हाँ। तुम्हारे इंटरव्यूज ऑफलाइन होंगे या फिर ऑनलाइन, ये भी पता नहीं है ना? ऑफलाइन नहीं पता है, जा रहे हैं ऑफलाइन। ओके, हाँ, तो तुम साथ में लेके जा सकते हो उसका कुछ भी रिटर्न हार्ड कॉपी, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स में साथ में रख सकते हो और उनको शो कर सकते हो। उसके बेसिस ये अच्छा ही रहेगा, मतलब इनफैक्ट हेल्पफुल रहेगा इंटरव्यूअर को। अगर लगा तो उसके बेसिस पे भी वो कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं जानने के लिए, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग वगैरह। वो डॉक्यूमेंट तुम साथ में रख सकते हो, लेके जा सकते हो। ये भी तो जा रही है ना, पायल या कौन, किसने बताया? किसी का और भी है। और किसका है कल वहां आईआईटी में? अभी वो आई थी ना, पृथ्वी या किसी का और का है। ठीक है। एंड सर, आपने रिसर्च रिपोर्ट का प्रपोजल का बोला था, सो उसका मतलब मुझे थोड़ा समझाएंगे? हाँ, तो ओके, जैसे मैंने जब अप्लाई किया था ना, तब मैंने कुछ इकोलॉजी का कोई टॉपिक लेके रिसर्च प्रपोजल सबमिट किया था, वाटर हाइसिंथ रिलेटेड। लेकिन अभी मैं इकोलॉजी रिलेटेड काम तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम जिस भी टॉपिक पर रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हो वो तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम उसी फील्ड में आके काम करो। जैसे मैंने कैंसर वाला खाली एक एग्जांपल बोला था, बीच में क्रिस्पर वगैरह भी काफी पॉपुलर हुआ था, तो क्रिस्पर रिलेटेड अगर तुम कुछ रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है, तो उससे भी रिलेटेड प्रपोजल लिख सकते हो। कि कुछ भी, जो भी तुम्हारे इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक, जो भी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें जितना भी काम हुआ है, उसमें जो भी अभी कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस है या फिर ऐसा कुछ है, ठीक है, जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास आइडियाज है कि तुम उस फील्ड में कुछ कर सकते हो, या फिर ऐसा कुछ हाइपोथेसिस है कि तुम, जैसे क्रिस्पर रिलेटेड मान लो अगर भी कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस है और उसके लिए तुमको कुछ अपने माइंड में आइडिया आ रहा है, भले ही वो एक्सपेरिमेंट काम करेगा या नहीं करेगा वो मैटर नहीं करता इतना, वो बस तुम्हारा थिंकिंग चेक करना चाहता है
ठीक है। रिसर्च तो टॉपिक क्या होता है सुमित, और दूसरे लोग भी समझो। रिसर्च टॉपिक है रिसर्च गैप फाइंड आउट करना, जो चीज नहीं हुआ है। रिसर्च गैप फाइंड आउट करने के लिए आपको रिव्यू पेपर, रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे, तब उसमें आप गैप देखोगे कि क्या नहीं हुआ है। मान लो आपने गाय को खिलाया कुछ चीज और उसके बाद दूध उसका आ रहा है मीठा, तो डायरेक्टली बोल सकते कि भाई ये चीज खिलाया इसलिए मीठा आ रहा है, लेकिन मैकेनिज्म नहीं पता है। समझ में आ रहा है? सो आप करोगे कि भाई ये कैसे, इसमें जो कंपाउंड है हमने जो खिलाया वो कैसे मीठा हो गया। खिलाया तो था, नीम का पत्ता भी खिलाते तो गाय का दूध मीठा ही रहता है नहीं? देखा नीम बट वो कैसे, वो नीम का पत्ता खिलाते फिर भी दूध मीठा मीठा ही रह जाता है। मतलब आपको ये बहुत ही ट्रेनिंग की जरूरत है रिसर्च गैप फाइंड आउट करने। इसमें पीएचडी के बाद भी लोगों को नहीं पता चलता, क्योंकि पीएचडी में भी लोग रिसर्च गैप उसके गाइड पता किए रहते हैं, उस पर आप काम करते हैं। सो ये बहुत प्रैक्टिस और बहुत पढ़ने पर पता चलता है कि भाई कहाँ गैप है, क्या नहीं हुआ है, कहाँ मिसिंग है, और उसके मुताबिक हम लिखते हैं। कभी कभी नोन है, मान लो कोई डिजीज है जिसका इलाज नहीं है, तो आसान होता है, लेकिन उसका सबको पता है कि भाई ये डिजीज है, देन यू हैव टू फाइंड आउट कि भाई उसका ट्रीटमेंट का तरीका क्या होगा या उसका रोकथाम का क्या होगा, है ना, उसके लिए। और कहीं कहीं है कि भाई आपको क्वेश्चन ही पता करना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। तो वो आपको पढ़ते पढ़ते लगेगा कि क्या मिसिंग है, जो, और उसको पता करने के बाद क्या साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन होगा या जो है ना क्या सॉल्व होगा प्रॉब्लम आपके उस कंट्रीब्यूशन से, और कैसे करेंगे। ये हुआ रिसर्च टॉपिक या रिसर्च प्रपोजल, जो कॉमन मोटा मोटी ये है। सुमित, हाँ सर, कोई पढ़ा वो जो जहां जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, उस वहां से रिलेटेड पेपर पढ़ के उसमें गैप उसके रिलेटेड रिसर्च पेपर पढ़ा है जो कि आईटी गांधीनगर में अभी चल रहे हैं, और बस वो देखा है ओवरव्यू, उसके आर्टिकल्स जो वहाँ पे उनके पीएचडी स्टूडेंट्स ने जो सब पब्लिश किए हैं वो सब पढ़े हैं बस। हाँ, पढ़ने में ही जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो लगेगा अरे कुछ मिसिंग है, कुछ छूट गया है, या ये जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, वो हो सकता है कि उसमें मिसिंग हो। समझ में आ रहा है? वो पढ़ने ऊपर ऊपर पढ़ना नहीं होता है, अगर डिटेल में पढ़ोगे वो जो लिख रहा है और उसका जो रिजल्ट है, क्या दोनों मैच कर रहे हैं। कभी कभी लोग बायस होते हैं अपना रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के लिए। आप इंडिपेंडेंटली उसको अगर इंटरप्रेट करोगे तो आपको लगेगा गैप है कुछ। सेम चीज को, सेम डेटा को अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करके लोग अलग अलग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यस। तो जैसे सर ने बोला कि कुछ लोग बायस्ड होते हैं क्योंकि वो वैसा ही रिजल्ट या आउटकम चाहते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो इंटरप्रेट उस तरह से करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अप्रोच हमेशा सही हो, वो वे ऑफ इंटरप्रिटेशन सही हो या गलत, वो मतलब डिपेंड करता है कि तुम कितना फैक्टर्स को कंसीडर करके कितना साइंटिफिकली किसी चीज को इंटरप्रेट कर रहे हो। अच्छा, ये कभी देखा तुम सब लोग अभी डालोगे एसओपी, बोल दिया कि भाई इंसुलिन जो है रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, है ना, डायबिटीज के लिए। आपको बोला कि एक्सपेरिमेंटली आप प्रूफ करके बताइए, क्या करोगे सुमित? हेलो सुमित, सुनाई दे रहा है तुमको? वेट सर, एक मिनट। हाँ सर, आप वापस बोलिए सर। ये तो पता है ना कि डायबिटीज इंसुलिन की कमी से हो रही है ना? हाँ सर। आपको बोला कि भाई कोई एक्सपेरिमेंट करके बताइए कि इंसुलिन की कमी के कारण होता है डायबिटीज, क्या करोगे आप? क्वेश्चन है। इंसुलिन लेवल के मतलब ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल है उसके कंपेयर में पहले चेक करेंगे, एंड देन उसके रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट, मुझे एक्यूरेटली तो नहीं पता है, बट एक्यूरेटली नहीं, अरे तुम अपना लॉजिक बताओ ना, वो तो सब चीज हो चुका है भाई, बहुत एक्सपेरिमेंट उस पर हो चुका है, सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ। मैं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं पता है तभी आप बताओ कि भाई आपको एक क्वेश्चन आया है ना, आपको किस किस तरीके से आप प्रूफ कर पाओगे कि भाई इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज या उसकी कमी से हो रहा है, क्या करोगे आप? तो सिंपल, मैं पहले तो डिफरेंट टाइप पे, मतलब कि एक पेशेंट है जो कि अभी नॉर्मल है, और उसको खाने से पहले के उसके इंसुलिन को चेक करूंगा, खाने के बाद,
और अगर उसने कुछ ऐसा शुगर का अमाउंट खाया है और उसकी वजह से स्पाइक हुआ है इसके अंदर, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हाँ, या तो डेफिशिएंसी या फिर अमाउंट ज्यादा है, इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे मैं रिलेट कर सकूंगा उनके और कोई दूसरा पर्टिकुलर ब्लड बताएगा, कोई दूसरा तरीका? सर ऐसा सर कर हम हाँ डिफरेंट निर्भय बोलो। सैंपल लेंगे ना। ऐसा कर सकते हैं ना कि सर हम एक ऐसा बैक्टीरिया लेंगे जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसको हम एक ऐसे मीडियम पे, मतलब हम ग्लूकोज रिच या मतलब वो वैसे मीडियम पे ग्रो करेंगे। अगर जे उसमें उसका ब्रेक कन्वर्जन हो रहा होगा तो उसमें मतलब इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरी साइड हम नॉर्मल लेंगे जिसमें कोई भी हमने इंसुलिन का जीन नहीं डाला, तो वो वहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, एक बार फिर से बताओ, समझ नहीं आया तुम क्या बोलना चाह रहे हो। कि इंसुलिन तो अपटेक के लिए होता है ब्रेक। रुको, उसको बोलने दो थोड़ा, फिर वन बाय वन। ये बोल रहा है कि ग्लूकोज वाला मीडिया में उस बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे, यही बोल रहे हैं ना? क्या बोल रहे हैं निर्भय? यस सर, तो उसमें अगर जो ग्लाइकोजन का कन्वर्जन हो गया तो मतलब इंसुलिन कर रहा है वो काम, पर अगर जो नहीं कर पाया वो, तो अगर जब मतलब नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं कर पाएगा उसको कन्वर्ट, तो नहीं ग्रो कर रहा है। चलो अब हेत तुम बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? हेत बोलो। सर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए दूसरे मैकेनिज्म्स भी तो चाहिए, वो भी तो बैक्टीरिया में डालने पड़ेंगे अगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट वही जो करना है तो। निर्भय जो बोला, इंसुलिन सिर्फ इंड्यूसर है। निर्भय इंसुलिन कन्वर्ट नहीं करता है, देयर आर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व, है ना? इंसुलिन तो खाली जाकर के उस मैकेनिज्म को वो कर, जो जो एंजाइम रेगुलेट करता है, कन्वर्ट करता है, उस सब को वहां जाके इंड्यूस करेगा, समझो। आपका इंटरप्रेट, मान लो आप साइंटिस्ट होते तो आप इस टाइप का एक्सपेरिमेंट करोगे, तब आप बोलोगे, तब तो आपका रिजल्ट निगेटिव आएगा, है ना? भाई ये तो कर ही नहीं रहा इंसुलिन, और आप सोचोगे कि नहीं इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, जबकि यहाँ सेल के अंदर, है ना, जो ये है पूरा बॉडी में, कितना मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, समझ में आ रहा है? यस सर। और हाँ हेत, तुम क्या बोल रहे हो? तो आपको अब आप तो उसका बता दिए गलत है, आप बताओ कि आप क्या करोगे टू प्रूफ। एक तो सर पहले तो एक प्राइमरी लेवल पे स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि हार्मोनल लेवल्स कौन से रहते हैं, डायबिटिक और ए डायबिटिक, नॉर्मल जो पर्सन होता है, तो उसमें इंसुलिन का शायद हमें मिल जाए, लीड मिले कि ओके डायबिटीज में इंसुलिन ड्रॉप हो जाता है लेवल्स, और फिर उसके बाद एनिमल मॉडल के स्टडीज कर सकते हैं कि इंसुलिन इंजेक्ट करो और ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करो, तो उससे आइडिया आ जाएगा कि क्या रोल है। एक थोड़ा सा नजदीक तक आए कि एनिमल में इंजेक्ट करो और फिर देखो, है ना? तो एनिमल में क्या इंजेक्ट करेंगे आप? पहले तो डायबिटिक एनिमल होना चाहिए जिसमें पहले से नहीं हो। हाँ मतलब एक नॉर्मल होना चाहिए जो हम एज अ कंट्रोल लेंगे कि जिसमें इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल लेवल पे हो, बिल्कुल ऐसा और एक ही टेस्ट हम लेंगे एक्सपेरिमेंट कि के जो हम इसलिए इंसुलिन पूछे प्रोड्यूस ना करे। कि नहीं पता हो तब क्या करेंगे। सारा एक्सपेरिमेंट ये सब हो चुका है। इंसुलिन वो जो है ना, क्या किससे निकलता है, पैंक्रियाज को टाई कर दिया गया, अब फिर देखा गया उसमें डायबिटीज हुआ कि नहीं। वो एक्सपेरिमेंट पुराना है, पढ़ना। पैंक्रियाज से जहां सिक्रीट हो रहा है उसको बांध दिया गया और तब देखा गया कि डायबिटिक सिम्टम आया कि नहीं। समझ में आ रहा है? ताकि वहां से सिक्रीट होने वाला चीज जो है ना, और फिर क्या, तो उसको एक्सट्रैक्ट बनाया गया है ना, उसका लेकर के तब डायबिटिक में डाला गया, तब देखा गया कि भाई हाँ इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल। समझ में आ रहा है सुमित, निर्भय? यस सर। मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किया गया कि इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज, एनिमल में, ह्यूमन में, है ना। और ये सब बहुत ही, समझो कि ये लैंडमार्किंग एक्सपेरिमेंट सब हुआ था नहीं, और बहुत पहले हुआ, डॉक्टर ने किया। और पैंक्रियाज, ये इंसुलिन ही रिस्पॉन्सिबल है, ये शुरू में कैसे पता लगा? तो जितना लोग डायबिटीज से मरते थे उस सबका जब डॉक्टर वो किया, क्या बोलते हैं उसका, ऑर्गन एनालिसिस किया, या जो बोलते हैं ना पोस्टमार्टम, तो वहां देखा सबका जो पैंक्रियाज डैमेज है, जो लोग डायबिटीज या मधुमेह जो भी बोलो, है ना, से तब उसको लगा कि ये ऑर्गन हो सकता है रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब सैकड़ों साल तक रिसर्च चला है, तब जाके लोगों को पता चला। जब पता चला तब ऐसा नहीं है कि रिसर्च खत्म हो गया,
फिर लोगों ने देखा भाई इंसुलिन कहाँ से मिलेगा, इंसुलिन जब मिल गया तो अब सोच रहा है सस्ता कैसे मिलेगा, जब सस्ता हो गया तो सोच रहा है एडिबल कैसे होगा। आर यू गेटिंग? सो आपको समस्या बताना और समस्या का समाधान के लिए वो बताना है, दैट इज रिसर्च प्रपोजल। ये हमारे कहने का मतलब है ना सर? हाँ बोलो। हाँ, अभी आपने बोला था कि जब रिसर्चर्स ने मतलब डॉक्टर्स ने जब ऑटोप्सी किया तब जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स थे उनका पैंक्रियास डैमेज हुआ, तो उन्होंने इंटरप्रेट किया कि इंसुलिन के वजह से डायबिटीज हुआ। इंसुलिन तो नाम ही नहीं था तब, मतलब पैंक्रियाज इज रिस्पॉन्सिबल। बाद में उसने उस पैंक्रियाज का एक्सट्रैक्ट बनाया हेल्दी वाला और तब डिजीज्ड वाले में इंजेक्ट किया। समझ में आ रहा है? तो टाइप 2 डायबिटीज का फिर कैसे पता अरे किया वो होगा? तो क्योंकि बाद टाइप में 2 आया, डायबिटीज बाद में वो सब। अब तो सही बात तुम बोल रहे हो कि अब जो है इंसुलिन रेसिस्टेंट वाला भी डायबिटिक होता है, बट इनिशियली जो ये स्टोरी हो वही तो, कि बाद में लोगों ने देखा कि भाई ये सारा केस नहीं है। अब मेंडेलियन लॉ पढ़ा, अब उसमें देखो कि सब लोग मान लिया, लेकिन उसके बाद उसका वेरिएशन है ना भाई। समझ में आ रहे हैं? वो तो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है, एक बार में सब नहीं पता चलता है ना, सब चीज एक बार में थोड़े पता चलेगा। तब नहीं तो मानते हैं ना भाई कि रिसेसिव है, डोमिनेंट है, लेकिन फिर बाद में आ गया भाई कि ऐसा ही सिर्फ सारे केस नहीं है कि रिसेसिव डोमिनेंस वाला ही हो, बीच बीच वाला भी होता है, को डोमिनेंस भी होता है, एपिस्टेसिस भी होता है, पेनिट्रेंस भी होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। बट मेजोरिटी जो उसने किया इस टाइप से एक्सपेरिमेंट कुत्ते पर में किया है ना, इस टाइप का पैंक्रियाज को रिमूव करके टाई करके फिर किसी को है ना इस टाइप से सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, फाउंडेशन एक्सपेरिमेंट्स है। हाँ, गैप पता करने के लिए सब किया जाता है, रिसर्च गैप। अभी पता है इंसुलिन, अभी इंसुलिन के बारे में पता है, इसलिए तुम जैसे बोल रहे हो कि इंसुलिन इंजेक्ट करके देख सकते हैं, बट जब शुरुआत में पहली बार समझ रहे हैं डायबिटीज किसके कारण हो रहा है, वो पता नहीं होगा तो इतने सारे प्रोटीन्स में तुम नैरो डाउन कैसे करोगे, शॉर्टलिस्ट कैसे करोगे कि रिस्पॉन्सिबल क्या है? हर एक चीज को तो ऐसे ट्राई नहीं कर सकते है ना। इसीलिए उस पैंक्रियाज का एक्सट्रैक्ट कर करके फिल्टर करके तब है ना, और सैकड़ों साल में हुआ। अभी हम 10 मिनट में एक्सप्लेन कर दिए, बट सैकड़ों साल में सैकड़ों एक्सपेरिमेंट करके तब लोग कंक्लूड किया। समझ में आ रहा है? तो आपको रिसर्च प्रपोजल एसओपी बनाने से पहले देखना क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ गैप है, और उस गैप को फिल करने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब गैप तो रिसर्च में आपको हमने आरडीटी में पढ़ा है, गैप ही गैप है भाई। पूरा समुद्र किनारा खाली है, गेहूं चावल उपजा सकते हैं, कितना अच्छा हो जाएगा। डेजर्ट में उपजा सकते हैं, ये गैप है। लेकिन तब आपको बताना पड़ेगा कि कैसे इस गैप को फिल करेंगे। आपको अगर लैब मिल गया, सब चीज मिल गया, हाउ कैन यू प्रोसीड, हाउ विल यू डू सो दैट ऑल दिस बैरन लैंड बिकम्स फर्टाइल। तो आप जमीन में बदलाव लाओगे कि अपने प्लांट को उस टाइप का रखोगे कि वो उस लैंड में ग्रो हो। दोनों तरीका है कि भाई समुद्र किनारा नमक वाला है तो उसको साफ पानी से धो देंगे, वहां नदी पास करवाएंगे, ये भी तरीका है। और एक तरीका है कि भाई प्लांट में ही चेंज ला देंगे। आर यू गेटिंग? हेलो। जैसे कि अगर पेस्ट कंट्रोल है तो या तो पेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे आर्टिफिशियल मैकेनिज्म से या दूसरे बायोलॉजिकल मेथड से, या फिर प्लांट को रेजिस्टेंट बनाएंगे। ऐसे तो दोनों ही अप्रोच है। अपन को आउटपुट चाहिए कि प्लांट सर्वाइव करे इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेस्ट, ऐसा किसी भी तरह से यील्ड अच्छी हो। तो उसके लिए तुम कौन सा अप्रोच यूज करोगे वो डिपेंड करता है कौन सा ज्यादा फिजिबल है या किस में टेक्निकल लिमिटेशंस कम है। जैसे सर ने बोला अभी वहां पे समुद्र के जगह वहां पे नमक खाली करके साफ पानी लाना वो ज्यादा डिफिकल्ट है पौधों को रेजिस्टेंट बनाने से, ऐसा। तो वो अप्रोच ज्यादा बेटर होगा कि उस जमीन को भी यूज कर सकें या फिर ऐसा इस तरह से। और जैसे कुछ कुछ अप्रोच होते हैं जहाँ पे तुमको क्वेश्चन पता है कि ये मुझे पता करना है, ये कमी है या फिर ये चीज हो तो ऐसा। और दूसरा एक होता है जहाँ पे तुमने कुछ ऑब्जर्व किया या फिर कुछ फाइंड आउट किया, उसको तुम किसी और चीज के लिए यूज कर रहे हो। जैसे क्रिस्पर का जो मैकेनिज्म है वो बैक्टीरिया में पता किया था कि बैक्टीरिया नेचुरली डिफेंस के लिए ये मैकेनिज्म यूज करता है वायरस के अगेंस्ट, ठीक है। तो स्टडी कर लिया, पता कर लिया, ठीक है, बट अब उसको आजकल अप्लाई कर रहे हैं दूसरे मॉडल ऑर्गेनिज्म में।
रिपर्पसिंग होता है कि एक जो चीज नोन है एक ऑर्गेनिज्म में, उसको दूसरे जगह दूसरे एप्लीकेशन में कैसे करेंगे, तो वो रिवोल्यूशनरी टेक्निक आ गया। हाँ, तो उस केस में तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम पहले से थी नहीं, या फिर अगर होगी भी तो भी तुमने कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन देखा जिसको तुम यूटिलाइज कर सकते हो बाकी की चीजें को और इजी करने के लिए। जैसे साइट डायरेक्टेड ऐसे स्पेसिफिक जीन एडिटिंग होता था पहले भी, बट वो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली पड़ता था, ज्यादा नॉन स्पेसिफिक भी होता था और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो ये इन्फॉर्मेशन जैसे मालूम पड़ी और रियलाइज हुआ कि इसको भी यूज किया जा सकता है। रुको मोहित, रुको। क्रिस्पर से पहले जीनोम एडिटिंग कैसे होता था सुमित? हमारे फ्यूचर साइंटिस्ट सबसे पूछ लेना फिर बताना। निर्भय, हेलो, अब गूगल मत करने लगना। हेत जीनोम एडिटिंग क्या क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के डिस्कवरी के बाद हुआ है, उससे पहले भी हो रहा था? जीनोम एडिटिंग होता था, नहीं होता था? होता था सर पहले भी। क्या चीज से होता था, कैसे होता था सर? जैसे हम केमिकल यूज कर सकते हैं, जो हैवी मेटल। केमिकल से थोड़े यार जीनोम एडिटिंग होगा, म्यूटेशन होगा, रैंडम होगा। वो म्यूटेशन होगा, वो रैंडम होगा। प्लाज्मिड से कैसे होगा रुचिता? बोलो, सही बोल रही है, थोड़ा बोलो। सर वो रिकॉम्बिनेशन करा के हाँ, एक हुआ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से, है ना, बहुत लेकिन क्रूड होता है। और दूसरा तरीका देखा, इसने मोहित ने भी एक लेक्चर लिया है, हमारे उसमें भी क्रिस्पर वाला है। और पारुल तो हम गए ही थे निर्भय लेने के लिए लेक्चर। टैलेन होते हैं, जिंक फिंगर होता है, ये सब पुराना है क्रिस्पर से पहले का, लेकिन क्या है, बहुत कॉस्टली। जिंक फिंगर वाला बहुत कॉस्टली, बहुत डिजाइनिंग करना पड़ेगा आपको, वो प्रोटीन ही डिजाइन करना पड़ेगा पूरा। डीएनए बाइंडिंग मोटिव है ना? क्या जिंक फिंगर न्यूक्लियस करके? बाइंडिंग, हाँ, तो उनको टैग करते थे। जिंक फिंगर न्यूक्लियस जो है वो डीएनए बाइंडिंग मोटिव्स है, उनके साथ टैग करते थे, या फिर दूसरे, या फिर उसमें बेसिस चेंज करते थे अकॉर्डिंगली। तो जहां पे तुम टारगेट करना चाहते हो वहां पे तुम म्यूटेशन ला रहे हो स्पेसिफिकली। जो केमिकल बेसिस पे बोला था वो रैंडम म्यूटेशन है, उसमें तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं है। तुम बस अलाउ करोगे म्यूटेशन होने का, फिर ढूंढोगे कि जैसा म्यूटेशन तुमको चाहिए था वैसा मिला या नहीं। लेकिन जिंक फिंगर न्यूक्लियस या फिर टैलेन के केस में तुम स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग डोमेन के अकॉर्डिंग, डीएनए बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग जहां पे चेंज लाना चाहो वहां कर सकते हैं, को टारगेट कर सकते हैं हम। जो क्रिस्पर का है वैसा ही है, लेकिन उसका डिजाइन करना डिफिकल्ट है जिंक फिंगर का। तो आपको ये क्वेश्चन भी आपको जैसे उसमें पूछा ना कि कौन सा टेक्निक अच्छा, ये कुछ है ना टीआईएफआर में कि भाई पुराना टेक्निक क्या, फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट। हाँ, एक्सपेरिमेंट। तो आप इस सब टाइप का कुछ टिपिकल चीज डाल सकते हैं, पुराना ऐसे था फिर ऐसे एडवांस हुआ, फिर इस टाइप का। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो थैंक यू मोहित, है ना। मैंने सोचा एक साथ हो जाए तो अच्छा है। ठीक है। हाँ। प्रीति मैडम, आपको ये लिंक किसी को इंडिविजुअल मानसी ने दिया? प्रीति मैडम, यस सर। ये लिंक आपको कहाँ से मिला? वो मानसी ने दिया, ये गौरव सासर ने दिया? हाँ, मानसी एंड रेखा मैडम दोनों ने भेजा सर। हाँ, वो ग्रुप में है। मैंने दिया कि दूसरे सेंटर के भी बच्चे अगर कोई क्वालिफाई किए हैं तो उसको भी जो है ना फायदा हो जाए, थोड़ा सा डिस्कशंस, कॉन्फिडेंस भी आता है। एग्जाम तो बच्चे दे देते हैं, बाद में जो है ना वो हो जाते हैं, तो अच्छा रहेगा। नहीं सर, बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिली, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो अभी भरवाइएगा उसको, है ना। जी सर। मैं तो संडे को लेक्चर लेने जाता हूँ तो आपसे मिल ही नहीं पाता हूँ। मैं गया था इस बार भी 1 तारीख को। हाँ सर, पता चला था, लेकिन आपसे मिलने का नहीं मौका मिल पाया। तो उसको बोलिएगा टच में रहेगा, और भी कुछ होगा ना तो उसको कनेक्ट करवा देंगे। ठीक है। हाँ, श्योर सर। ठीक है मोहित, चलो, है ना। एवरीबॉडी कीप इन टच एंड भर दो, फॉर्म भर दो, गैट बी का भी फॉर्म भर दो। प्रीति मैडम, उसको गैट बी का भी भरवाइएगा, है ना। यस सर, उसने आईआईटी जेम भी दिया हुआ है, और गेट भी अपीयर हुआ, और गेट बी का भी फॉर्म, उस एक कोई सर्टिफिकेट बाकी था, बस वो भरना बाकी है उसका। बस जी। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से करना। पहली बात तो कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट आगे इंटरव्यू के लिए, फॉर्म के लिए। और अगर कुछ भी अलग से भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना कभी भी। हाँ, अच्छा रहेगा। चल।
थैंक यू।